मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। 2 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया और जब मैं 10 साल की थी तो मेरे बाप का साया भी सर से उठ गया था। इस बदकिस्मती के बाद ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे चाचा और चाची ने मेरी परवरिश की, जो मुझे बहुत चाहते थे। हालांकि उनको खुदा ने एक बेटा दिया हुआ था। मेरा चचाजाद भाई बबलू मुझसे 4 साल छोटा था, जिससे मेरी बहुत बनती थी। स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ साथ बैठकर होमवर्क करते और साथ ही साथ खेला करते। चचा ने मेरी तालीम से कोई गफलत कभी नहीं बरती, लेकिन दोनों ही मियाँ बीवी का ख्याल था कि जवान लड़की के लिए एक हद तक तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन शादी उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं तो बीए करना चाहती थी, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी तो मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आ गया जो चचा और चची दोनों ही को पसंद आ गया। उन्होंने फौरन ही हाँ कर दी और मेरी शादी करवा डाली। मैं उस वक्त 17 साल की थी और मैंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 5 महीने पढ़ा था। मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन साजिद से मेरी शादी हुई तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी में बहार का एक बहुत ही महकता हुआ झोंका आ गया हो। साजिद की मोहब्बत और शादी की सुहानी जिंदगी ने उस गम को बिल्कुल मिटा दिया जो तालीम अधूरी रह जाने की वजह से मुझे हुआ था। साजिद एक इंश्योरेंस कंपनी में बहुत कामयाब इंश्योरेंस एजेंट थे, मगर जिन दिनों हमारी शादी हुई किसी वजह से उनकी वो मुलाजमत छूट गई थी। लेकिन वो इसकी वजह से फिक्रमंद नहीं थे। उन्हें अपने ऊपर भरोसा था और वो समझते थे कि अपनी सलाहियतों की बिना पर उन्हें जल्द ही किसी दूसरी कंपनी में मुलाजमत मिल जाएगी। उनकी उस वक्ती बेकारी की वजह से हम दोनों को शादी के बाद एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला और साजिद की मोहब्बत पाकर मुझे यूं लगा जैसे सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में आ गिरी हों। मुंबई आने से पहले साजिद हैदराबाद में रहा करते थे, जहां उनकी अम्मी के इंतकाल के बाद उनके अब्बा ने एक जवान औरत से शादी कर ली थी। साजिद को इतना बुरा लगा कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने बाप से रिश्ता खत्म कर लिया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हैदराबाद छोड़कर मुंबई आ गए, जहां उनके रिश्तेदारों में से कोई नहीं रहता था। इसी वजह से फ्लैट में हम दोनों अकेले ही रहा करते थे। कभी कभी छुट्टी के दिन मेरा चचाजाद भाई बबलू आ जाया करता था तो घर में कुछ ज्यादा रौनक होती थी। बबलू उस वक्त 13 साल का था और 8वीं क्लास में पढ़ा करता था। शादी के बाद हमारे 30-40 दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद साजिद को एक और इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी मिल गई। एक तो इंश्योरेंस एजेंट का काम ऐसा होता है कि उसे बहुत मसरूफ रहना पड़ता है, दूसरे उनकी मुलाजमत भी नई नई थी, इसलिए अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उन्होंने जीजान से मेहनत शुरू कर दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं अचानक से खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी। कोई मसरूफियत ना होने की वजह से घर में अकेली पड़े पड़े घबरा जाती थी। इसलिए मैंने उस नौकरानी को भी छुड़ा दिया जो घर के कामकाज के लिए आती थी। वो सब काम मैं खुद करने लगी ताकि 2-3 घंटे की मसरूफियत तो बढ़ जाए, लेकिन उससे मेरी घबराहट में कोई कमी ना हो सकी। तो मैंने खुद को स्टडी में मसरूफ करना चाहा, लेकिन साजिद की बुकशेल्फ में मुझे हिस्ट्री, फलसफे और साइकोलॉजी के सिवा किसी टॉपिक पर भी किताबें नहीं मिली। साजिद कहा करते थे कि इन टॉपिक को पढ़ने से इंश्योरेंस एजेंट को अपने पेशे में बहुत मदद मिलती है। बहरहाल एक छुट्टी के दिन मैं उनके साथ बाजार गई तो अपने मतलब के बहुत से नावल खरीद लाई, मगर वो भी आखिर कितना पढ़ती। शाम को टीवी खोलकर बैठ जाती थी, मगर अच्छे प्रोग्राम हर वक्त तो आते नहीं हैं कि टीवी से दिल बहलाया जाए। साजिद सुबह के गए 5-6 बजे से पहले तो आते नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें किसी क्लाइंट से मिलना होता था तो वो कभी कभी घंटे भर बाद, कभी 2 घंटे बाद घर से चले जाते थे। वापसी 10-11 बजे तक होती थी और वो फिर इतने थके हुए होते थे कि खाना खाकर फौरन ही सो जाते थे। मुझे साजिद से वो जिस्मानी प्यार नहीं मिल रहा था जो हर शादीशुदा बीवी चाहती है। हर वक्त साजिद की कमी के बावजूद मुझसे साजिद की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। शायद ही कोई दिन जाता होगा जब वो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ना आते हो। कभी कभी वो कहते भी थे कि मुझे खूब एहसास है कि हम एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कुछ दूर हो गए हैं, लेकिन ये वक्ती बात है। मैं साल 6 महीने में अपने कदम इतनी मजबूती से जमा लूंगा कि फिर अपनी मसरूफियत कम करना मेरे बस में होगा। जब 5 बजे के करीब घर की कॉल बेल बजा करती तो मैं बड़ी बेताबी से दरवाजे की तरफ दौड़ा करती थी। मुझे यकीन होता था कि वो साजिद ही होंगे, और होता भी ऐसा ही था। हमारे घर कोई और नहीं आता था। साजिद ने अपने दोस्तों को हमेशा घर से दूर ही रखा था। शादी से पहले भी वो किसी को घर नहीं बुलाते थे। फुर्सत के वक्त में उन्हें सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद था।
एक दिन जब कॉलबेल की आवाज के बाद मैंने बेताबी से दरवाजा खोला तो बुरी तरह झिझक कर एक कदम पीछे हट गई। साजिद के साथ कोई और भी था। वो उसे अंदर लाए और बोले, काशिफ ये मेरी बीवी है और इनका नाम सितारा है। ये मेरा बचपन का दोस्त है। हैदराबाद में हम दोनों ने चौथी क्लास से बीए तक साथ ही पढ़ा था। कुछ दिनों से ये भी मुंबई ही में है। आज रास्ते में इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो मैं इसे पकड़ लाया हूँ, काशिफ ने कहा, और इस वादे के साथ कि आज आप मुझे शानदार डिनर देंगी। साजिद ने कहा, आज ही नहीं कभी भी ये मुझसे मिलने आए और मैं मौजूद न हो तो भी इसकी खातिर में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो दोनों ड्राइंग रूम में हैदराबाद के किस्से लेकर बैठ गए और मैं उनके लिए चाय बनाकर ले गई। चाय पीने के बाद मैं खाने की तैयारी में मसरूफ हो गई। उस दौरान मैं कभी कभी उनके पास जाकर भी बैठी रही। उनकी बातों से मुझे पता चला कि काशिफ ने हैदराबाद से मुंबई आकर इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी दुकान खोली थी, जिसका चार्ज उसने अपने छोटे मामूजाद भाई को दे रखा था और खुद किसी किसी वक्त दुकान का चक्कर लगा लेता था। उस दिन साजिद ने काशिफ की वजह से अपनी शाम की मसरूफियत कैंसिल कर दी और रात को हमने खाना खाया। खाने के बाद काशिफ कुछ देर गपशप करके चला गया। उसके बाद साजिद बहुत देर तक मुझे काशिफ के किस्से सुनाते रहे। चंद दिन बाद एक शाम काशिफ आया तो साजिद जरा ही देर पहले किसी से मिलने जा चुके थे, मगर मुझे उनके उस हुक्म की तामील करना थी कि उनकी गैर मौजूदगी में भी काशिफ की खातिरमदारत में कोई कमी ना करूं। उसने तो वापस चले जाना चाहा, लेकिन मैंने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और कहा, कम से कम चाय तो पीते जाओ। मैंने चाय की ट्रे उसके सामने रखकर पूछा, आप चाय में कितनी चीनी लेंगे? उसने कहा, अरे जितनी चाहे डाल दीजिए। न जाने क्यों मुझे शरारत सूझी। मैंने 2 चमचों के बाद तीसरा चमचा भी डाला और फिर चौथा चमचा डालने वाली थी कि उसने जल्दी से मुझे रोकने के लिए कहा, अरे क्या वाकई चीनी से भर देंगी सारी प्याली? मुझे रोकने की कोशिश में वो बेसाख्ता मेरा हाथ पकड़ बैठा था और मेरे सारे जिस्म में झंझनाहट सी फैल गई थी। मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसकी नज़र भी मेरे चेहरे की तरफ थी। मैं आहिस्ता से बोली, मेरा हाथ तो छोड़िए। उसने सॉरी कहकर जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं अपने सारे जिस्म में सनसनाहट सी महसूस कर रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से चाय पी। उसने भी चाय पीते हुए इधर-उधर की 2-4 बातें की और फिर चला गया। लेकिन उस छोटी सी बात ने मेरे अंदर की उस औरत को जगा दिया था जो साजिद की मसरूफियत की वजह से अक्सर प्यासी रहने लगी थी। मैं बहुत देर तक काशिफ के बारे में सोचती रही। पहली बार उसका सरापा मेरे तसव्वुर में चकराने लगा। 6 फीट से निकलता हुआ कद, कसरती जिस्म, गोरी रंगत, दिलकश नक्श निगार। वो यकीनन साजिद से ज्यादा हैंडसम और साजिद से 2-3 साल छोटा भी था। अचानक मैं अपने उन विचारों से चौंकी और खुद को बुरा भला कहने लगी कि मुझ जैसी शादीशुदा लड़की को किसी गैर मर्द के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए, जबकि साजिद तो मुझे बेइंतहा चाहते भी थे। जब साजिद आए तो मैंने उन्हें काशिफ की आमद का बताया। उन्हें इसका अफसोस हुआ कि वो नहीं थे। मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि मैंने उसे रोक कर चाय पिला दी थी। खुद को खासा बुरा भला कहने के बावजूद मैं खुद को चोर सा महसूस कर रही थी, लेकिन साजिद मेरी इस हालत को महसूस नहीं कर सके। वो बहुत थके हुए थे, इसलिए फौरन ही सो गए। 15 दिन बाद काशिफ फिर आया। उस दिन साजिद घर पे ही थे, छुट्टी का दिन था। उस रोज मेरा भाई बबलू भी आ गया। 2-2.5 घंटे बड़े अच्छे गुजर गए। कुछ दिन बाद काशिफ रात को आया। 8 बज रहे थे। इत्तेफाक से साजिद उस दिन भी नहीं थे। मैंने कहा, अब आप खाना खाकर जाना, जब तक साजिद भी आ जाएंगे, लेकिन मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकी। काशिफ ने कहा, इस वक्त तो मैं इधर से गुजर रहा था तो रुक गया कि बस 2-4 मिनट को मिलता चलूं। मौसम ठीक नहीं है, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। उसी वक्त बादल बड़े जोर से गरजे। में उछल पड़ी। बादलों और बिजली की गरज चमक से मुझे बड़ा डर लगता था। मैंने काशिफ की तरफ देखते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा, कैसी हौलनाक आवाजें होती हैं। खैर आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं तेजी से जाने लगी। मुझे काशिफ के करीब से गुजरना पड़ा। उस वक्त बादल पहले से ज्यादा जोर से गरजे और बिजली का कड़ाका भी हुआ। मेरे कदम डगमगा गए। मैं गिरती तो नहीं, लेकिन काशिफ ने जल्दी से मुझे सहारा दिया। वो सहारा था या आग की लपक, मैं जैसे मोम की तरह पिघलकर उसके चौड़े चकले सीने पर ढेर हो गई। मुझे बाहों में पकड़कर काशिफ ने कहा, आप बहुत हसीन हैं। उसकी आवाज में लर्जिश थी। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे से टकराई।
मेरे वजूद में एक अजीब सी आग लग चुकी थी जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज सुनाई दी और पहली मर्तबा वो आवाज मुझे किसी धमाके की तरह महसूस हुई। काशिफ ने मुझे छोड़ते हुए कहा, शायद साजिद आ गया। मैं जल्दी से सोफे पर जाके बैठ गई। मैं अपना जिस्म बिल्कुल बेजान सा महसूस करने लगी थी। काशिफ तेजी से दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोल दिया। वो दोनों साथ में अंदर आ गए। मैं उठकर बहुत तेजी के साथ ड्राइंग रूम से निकलकर अपने बेडरूम में पहुंचकर मैं बिस्तर पर गिर पड़ी। दरअसल उस वक्त मैं ड्राइंग रूम में रुकना ही नहीं चाहती थी। काशिफ से नजरें मिलाना मेरे लिए दोभर हो गया था। मैं बिस्तर पर पड़ी लंबी लंबी सांसें लेती रही। कोई आधे घंटे बाद साजिद कमरे में आए और हंसते हुए बोले, अब उठ जाओ सितारा, मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है, बस हल्की सी फुहार पड़ी थी। काशिफ को मैंने चाय पिलाकर भेज दिया है। मैं तो चाहता था कि वो खाना खाकर जाए, लेकिन उसे भागने की जल्दी हो रही थी। अब मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं इतनी देर में पूरी तरह संभल गई थी। मैं बिस्तर से उठी। साजिद को मालूम था कि मुझे बादल और बिजली की आवाज से डर लगता है। मैं साजिद के लिए खाना लगाने के लिए किचन में चली गई। मुझे रह रहकर वो वक्त याद आ रहा था जब मैं काशिफ के सीने पर जैसे बिखर गई थी। खाने के बाद मैं और साजिद कुछ देर तक टीवी देखने के बाद लेटे। उन्होंने जैसे ही अपनी कलाई मेरे बाजू पर रखी, मेरी कुछ देर पहले की कैफियत तूफान की तरह उमड़ पड़ी। और बहुत दिनों बाद साजिद ने मुझे प्यार किया, लेकिन उसके बाद 10 दिन फिर इसी तरह गुजरे के साजिद की मसरूफियत बहुत बढ़ गई। रात को जब वो थकेहारे बिस्तर पर लेटे थे तो फौरन ही सजाते थे। इन 10 दिनों में एक बार काशिफ भी आया था। साजिद भी घर पर मौजूद थे। उन्होंने काशिफ को खाना खाए बगैर जाने नहीं दिया था। उस रोज मैं कोशिश करती रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उनसे दूर रहूं। 11वें रोज काशिफ सुबह 11 बजे के करीब आया। हालांकि वो जानता था कि उस वक्त साजिद घर पर नहीं होते। मैं हैरान सी रह गई, लेकिन मुझे उसे अंदर आने के लिए तो कहना ही पड़ा। मैं दरवाजा बंद करके जैसे ही मुड़ी काशिफ से टकरा गई। मुझे जरा भी गुमान नहीं था कि वो मेरे इतने करीब खड़ा होगा। उससे टकराने के बाद मैं संभलने भी नहीं पाई थी कि उसकी मजबूत कलाइयां मेरी कमर के गिर्द जकड़ चुकी थी। मैंने कोई मजामत नहीं किया, शायद नहीं कर सकी। काशिफ ने मेरी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मैं पलके झपकाए बगैर उसकी तरफ देखने लगी। वो बोला, मैं तो उसी रात तुम्हारा दीवाना हो गया था जब बादलों की गरज से डरकर तुम मेरे सीने से लग गई थी। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरा ख्याल था कि शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब मैं उसकी चाय की प्याली में चीनी डाल रही थी और मुझे रोकने के लिए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। फिर हम दोनों साथ साथ चलते हुए बेडरूम में पहुंच गए। उसके बाद गुनाह और बेवफाई का गंदा खेल शुरू हो गया। ये इब्तिदा थी, जिसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा। काशिफ साजिद की मौजूदगी में भी आता रहा और गैर मौजूदगी में भी आता रहा, और गैर मौजूदगी के उन लम्हात में काशिफ से मेरी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि साजिद से मेरी मोहब्बत कम हो गई थी। हाँ, ये जरूर था कि उसमें कुछ कमी आ गई थी। काशिफ में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसकी वजह से उसने मेरे दिल में साजिद से ज्यादा जगह बना ली थी, या शायद इसकी वजह साजिद की वो मसरूफियत थी जो किसी नौबिहाता और नौजवान लड़की के लिए एक इम्तिहान बन जाती है। एक ऐसा इम्तिहान जिससे कामयाब होकर गुजरना मुझ जैसी कमजोर लड़की के लिए मुमकिन नहीं होता। मैं उसे अपनी कमजोरी ही कहूंगी कि अपने जज्बात की सरकशी को काबू में रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और मुझे अपनी उस कमजोरी का खमियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्हीं दिनों मेरी चची का देहांत हो गया। उन्हें कैंसर हो गया था। उनके बाद मैंने चाहा कि बबलू को अपने साथ रख लूं। साजिद को भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन चाचा तैयार नहीं हुए। फिर कुछ अरसा और गुजरा था कि साजिद पर सारा मामला पूरी तरह खुल गया। शायद ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं करती। ये तो मैं आज भी नहीं जानती कि साजिद के शक की वजह क्या थी, मगर उन्हें शक बहरहाल हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने वो हरकत की। उन दिनों काशिफ ने अपने टाइम में आना शुरू कर रखा था। उस दिन जब साजिद दफ्तर जाने वाले थे और मैं बेडरूम में बिस्तर सही कर रही थी कि मैंने साजिद की आवाज सुनी। वो ड्राइंग रूम में थे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, सितारा, आज मुझे देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ। और फिर मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी। दरवाजे में ऑटोमेटिक लॉक था। साजिद कभी कभी इस तरह भी अचानक चले जाते थे, इसलिए मुझे जरा भी शक नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ दरवाजा बंद करने की आवाज मुझे सुनाई थी। वो घर से नहीं गए थे। उन्होंने ड्राइंग रूम के पर्दों में या किसी जगह खुद को छुपा लिया था। 10 बजे काशिफ आ गया और हम दोनों हमेशा की तरह बेडरूम में चले गए।
1 बजे के करीब हम बेडरूम से निकले और फिर ड्राइंग रूम में कदम रखने के बाद इस तरह खड़े के खड़े रह गए जैसे हमें सकता हो गया हो। हमारे सामने साजिद एक सोफे पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, कांपते हुए हाथ में सिगरेट लरज रही थी। उनके सामने तिपाई पर रखा हुआ एशट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ था। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। हम दोनों उनके पास जाकर बैठ गए। हमारी नजरें झुकी हुई थी, मेरे कान साए साए कर रहे थे। साजिद ने सिगरेट एशट्रे में बुझाकर टेबल पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगे। उन्होंने कई फोन किया लेकिन मैं नहीं जान सकी कि उन्होंने किसको फोन किया था और क्या कहा था। मेरे कान ही नहीं बल्कि दिमाग भी बुरी तरह सनसना रहा था। फोन करने के बाद वो हमारी तरफ देखकर बोले, खुदा गवाह है कि मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है लेकिन इंसानी साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा किया होता तो जान लेता कि औरत और आदमी जब तन्हाई में मिलते हैं तो कोई न कोई गुल खिलकर ही रहता है। उन्होंने सिगरेट सुलगाई और दोबारा बोलना शुरू किया, मैंने अभी अपने एक जानने वाले वकील को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तलाक की कार्रवाई इसी वक्त पूरी हो जाए। मुझे यूँ लगा जैसे मैंने किसी भूकंप की गड़गड़ाहट सुनी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने होंठ भींच लिए। मेरा ख्याल पहले तो यही था कि साजिद से मेरी मोहब्बत कम हो गई थी, लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि ऐसा नहीं था। साजिद ने कहा, वकील के जाने के बाद काजी साहब और मेरे दो एक जानने वाले भी आएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने ही तुम दोनों की शादी हो जाए। मेरा दिमाग इस वक्त मेरे काबू में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी ये बातें गलत है या सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी मेरे सामने हो जाए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि सितारा को बेसहारा नहीं छोड़ूं, क्योंकि शायद मुझे अब भी सितारा से मोहब्बत है। असल में तलाक के बाद इद्दत के दिन गुजारना जरूरी होता है, लेकिन जो कुछ तुम दोनों के दरमियान होता रहा है उसके बाद मैं समझता हूँ कि इद्दत के दिन गुजारना महज एक खानापुरी होगी जिसकी कोई जरूरत नहीं। काजी को भी ये बताने की जरूरत नहीं कि तलाक का मरहला अभी तय हुआ है। अगर तुम दोनों चाहो तो बाद में ये खानापुरी करके फिर से निकाह कर लेना। अचानक मैं बेख्तियार अपनी जगह से उठी और साजिद के पैरों में गिर पड़ी। जब मैं रो रो कर निढाल हो चुकी थी तो साजिद ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और सोफे पर बिठाते हुए बोले, अभी मैंने तुम्हें इसलिए छू लिया कि अभी तलाक नहीं हुई है और मुझे ये हक हासिल है। उनकी आवाज भर्रा गई और मैंने उनकी आंखों में आंसू चमकते देखे थे। काशिफ पहली मर्तबा बोला, उसकी आवाज घुटी हुई सी थी। उसने अपना गला साफ किया और बोला, साजिद हमें माफ कर दो। साजिद अजीब से अंदाज में हंसे और कहा, माफी का क्या सवाल है मेरे दोस्त, मैंने तुम दोनों को कसूरवार ही कब ठहराया है। कसूरवार तो मैं हूँ और मुझे इसकी सजा मिल रही है। और अगर तुम्हारी मुराद ये है कि मैं सितारा को तलाक ना दूं तो ये नामुमकिन है। ऐसी सूरत में सारी जिंदगी मैं इस अजियत से दो चार रहूंगा कि मेरी बीवी। उन्होंने थूक निगला, फिर जरा रुक कर बोले, मेरी हालत का अंदाजा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जो ऐसी कयामत से दो चार हुआ हो जिससे मैं हुआ हूँ। इतने में कॉलबेल की आवाज आई और वकील साहब आ गए और फिर वो सारे मरहले तय हो गए जिनका फैसला साजिद ने किया था। साजिद ने जिस तरह मुझे काशिफ के साथ अपने घर से रुखसत किया, इस तरह दुनिया के किसी शौहर ने भी अपनी बीवी को रुखसत नहीं किया होगा। महर की रकम का चेक भी उन्होंने दे दिया था और ये भी कहा था कि मेरा सारा सामान अगले दिन काशिफ के घर पहुंच जाएगा। काशिफ का अपार्टमेंट खासा बड़ा और सजा हुआ था। वहां पहुंचकर मैं सारे दिन रोती रही। काशिफ भी खोया खोया सा रहा। रात भी जैसे तैसे गुजर गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे हल्का सा बुखार था। खुद काशिफ ने नाश्ता तैयार किया। रात को भी मैंने उसकी जिद पर चंद लुकमे जहरमार किए थे। नाश्ता भी इसी तरह किया। फिर काशिफ ये कहकर अपनी दुकान चला गया कि 1 घंटे में लौट आएगा। कोई 15 मिनट बाद ही कॉलबेल बजी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दरवाजा खोलने तो मुझे ही जाना पड़ा। दरवाजा खोलते ही मैं किसी बुत की तरह साकित रह गई। साजिद मेरे सामने खड़े थे। उनके जिस्म पर कल ही का लिबास था। आंखों में ऐसी सुर्खी थी जैसे रात भर सोए ना हो। शेव भी बड़ा हुआ था। उन्होंने काशिफ के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो दुकान गए हैं। उन्होंने अपने पैरों के करीब रखे हुए 2 सूटकेसों की तरफ इशारा किया और कहा, इनमें तुम्हारे कपड़े, जेवरात और दूसरी सारी चीजें हैं। अगर कुछ रह गया हो तो काशिफ से मुझे फोन करवा देना। वो मुड़े और इस तरह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते चले गए जैसे कोई आदमी अपनी जिंदगी की सारी बाजी हार कर जा रहा हो। 1 घंटे में काशिफ वापस आ गया।
इतनी देर में रो रो कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे तेज बुखार हो गया था। मैंने काशिफ को बता दिया कि साजिद मेरा सब सामान दे गए हैं। मैं 4-5 दिन बीमार रही। काशिफ ने मेरा हर तरह ख्याल रखा। डॉक्टर सुबह शाम दोनों वक्त आता था। उसके बावजूद मेरा बुखार 5 दिन बाद टूटा और फिर कमजोरी खत्म होने में भी कई दिन लग गए। मेरी जिंदगी में जो इंकलाब आया था उसे अपनाने में मुझे ज्यादा वक्त लग सकता था, लेकिन हालात से जल्द समझौता करने के लिए मैंने खुद पर खासा जबर किया। मैं काशिफ के दिल में ये शक भी नहीं पैदा होने देना चाहती थी कि साजिद को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वैसे काशिफ ने भी पूरी कोशिश की थी कि मुझे जो झटका लगा था उससे मैं जल्द से जल्द संभल जाऊं। वो खासा वक्त मुझे तफरी कराने में गुजारता था। हफ्ते भर के लिए हम लोनावला खंडाला भी गए थे, जहां काशिफ ने मुझे बेतहाशा शॉपिंग करवाई, जो मेरी जिंदगी में एक अच्छी बात थी, इसलिए कि साजिद अपनी मसरूफियत की वजह से ये सब कुछ नहीं कर सके थे। चचा और अपने चचाजाद भाई बबलू की याद भी मुझे सताती रही। उन्होंने मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उन लोगों को साजिद से शायद सब कुछ मालूम हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझसे ताल्लुक खत्म करने का फैसला किया होगा। काशिफ का बहुत सा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। वो घंटे भर के लिए दुकान भी जाता तो कार में मुझे अपने साथ ले जाता, और घर में तो हम अकेले रहते ही थे। मुझसे पहले काशिफ का मामूजाद भाई, जिसने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान संभाल रखी थी, इसी अपार्टमेंट में काशिफ के साथ रहा करता था। लेकिन मेरे आते ही काशिफ ने उसका बंदोबस्त कहीं और कर दिया था। वो कभी कभी छुट्टी के दिन आ जाया करता था, मगर आने से पहले फोन जरूर करता था। ये हिदायत उसे काशिफ ने ही की होगी। कोई 5 महीने बाद एक दिन साजिद का फोन आया। काशिफ ने बात की। साजिद की वो कॉल मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। उसने काशिफ को बताया कि बबलू कुछ गलत सोबतों में पड़कर नशे का आदी हो गया था। पहले उसकी खबर साजिद ने इसलिए नहीं दी थी कि मुझे दुख होता, लेकिन अब जो बात हुई थी इसकी खबर देना उसने जरूरी समझा। चचा ने शुरू में बबलू को समझाने की कोशिश की थी, मगर नाकाम होने के बाद उसे घर से निकाल दिया था। उन्होंने गुस्से में ऐसा किया था, वरना बबलू से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। बाद में उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं मिला तो सदमे ने उन्हें बीमार कर दिया, और वो बीमारी इस हद तक बढ़ी कि आज उनका देहांत हो गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अपने बाप की मौत तो मुझे अच्छी तरह याद भी नहीं थी, चचा की मौत मेरे लिए बाप की मौत थी। मैं आंसू बहाती काशिफ के साथ कार में चचा के घर पहुंची। हमारा कोई और रिश्तेदार तो था नहीं, सिर्फ मोहल्ले की औरतें और मर्द जमा थे। बदनसीब बबलू अपने बाप को कांधा भी नहीं दे सका। वो उस वक्त न जाने कहाँ होगा। मैयत के सारे इंतजाम साजिद ने किए थे। मैंने उन्हें 5 महीने बाद देखा था तो दिल को धक्का सा लगा। वो बहुत दुबले हो गए थे, चेहरे का रंग तो बहुत फीका पड़ गया था। मैयत को दफनाकर आने के बाद काशिफ ने मुझे लिया और हम घर रवाना हो गए। चंद महीने में मेरी दुनिया क्या से क्या हो गई थी। साजिद जो कभी मेरे लिए सब कुछ थे, अब मैं उनका नाम भी जबान पर लाने से घबरा रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं माँ बन जाऊं तो मेरी सारी तवज्जो अपने बच्चे की तरफ हो जाएगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। कुछ दिनों बाद काशिफ ने बबलू को कहीं से ढूंढ निकाला और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। मैंने अस्पताल जाना चाहा, लेकिन काशिफ ने मुझे मना कर दिया कि अभी मेरा अस्पताल जाना मुनासिब नहीं। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे खुद यहाँ ले आऊंगा। मैंने पूछा, वो कब तक ठीक हो जाएगा? मेरी बेताबी कम नहीं हुई। काशिफ ने कहा, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तुमको इतना बेचैन नहीं होना चाहिए। चलो खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। पहली बार मैंने काशिफ के लहजे में ऐसी सख्ती महसूस की चुप रह गई। फिर 2-3 दिन गुजर गए। काशिफ ने मुझसे बबलू के बारे में कोई बात नहीं की। उसके इस सख्त लहजे की वजह से मैंने कसम खा ली थी कि अब उससे बबलू के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन ये कसम मुझे बहुत महंगी पड़ी। मुझे 3 महीने तक तड़पना पड़ा। 3 महीने बाद एक दिन काशिफ आया तो उसके साथ बबलू भी था। 2-4 पल के लिए तो मैं उसे देखते की देखती रह गई। वो साफ सुथरा और अच्छे खासे कीमती लिबास में था, जो यकीनन उसके लिए काशिफ ने ही बनवाया होगा। इन 3 महीनों में न सिर्फ ये कि उसे नशे की लत छुड़ा दी गई थी, बल्कि उसे सेहतमंद बनाने की तरफ भी ध्यान दिया गया था। सेहतमंद होने के बाद वो बहुत ही प्यारा लगने लगा था। अब उसकी उम्र भी तो 16 साल हो चुकी थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मुझे पहचानने में मुश्किल हो रही है आपा? मैंने लपक कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं दिल ही दिल में काशिफ की बेहद शुक्रगुजार थी कि उसने मेरे भाई के लिए इतना कुछ किया था।
हमने बहुत देर तक बातें की, खाना खाया, टीवी देखा। फिर काशिफ ने बबलू को सोने के लिए कमरे में भेज दिया। जब मैं और काशिफ सोने के लिए लेटे तो मैंने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपने बबलू को क्या से क्या बना दिया। काशिफ ने कहा, लेकिन जिस तरह तुमने उसे अपने सीने से लगाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, 16 साल का नौजवान है। ये बात मेरे लिए ऐसी थी कि मैं काशिफ का मुंह ताकती रह गई। काशिफ ने कहा, खैर छोड़ो इन बातों को, सुबह जरा जल्दी उठना, बबलू की फ्लाइट 7 बजे की है। मैं चौंकी, क्या मतलब। काशिफ ने कहा, दुबई में मेरे कुछ कारोबारी दोस्त हैं, उनसे कहकर मैंने वहां बबलू की नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। मैंने पूछा, मगर इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो वो छोटा है। काशिफ ने कहा, तुम इस मामले को नहीं समझ सकती, अगर वो मुंबई में रहा तो फिर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, मैं उसे अपनी कड़ी निगरानी में रखूंगी, घर से निकलने ही नहीं दूंगी। काशिफ ने कहा, मैं उसे हमेशा अपने घर में नहीं रख सकता, वो जवान ना सही मगर नौजवान तो हो चुका है। तुम्हें शायद याद हो, मेरा मामूजाद भाई मेरे साथ ही रहता था। तुम्हारे आने के बाद मैंने उसके लिए भी अलग घर का बंदोबस्त कर दिया था, और आज भी मैं इस किस्म की गलती नहीं करना चाहता जो साजिद ने की है। काशिफ के इस जुमले को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे दिल में चाकू उतार दिया हो। वो रात मेरे लिए एक अजाबनाक रात बन गई। काशिफ के आखिरी जुमले का मतलब मैं इसके सिवा क्या समझ सकती थी कि जो गलती मैं काशिफ के साथ कर बैठी थी, इस किस्म की गलती बबलू की नौजवानी की वजह से भी मुझसे हो सकती है। बबलू के साथ भी मैं ऐसा ही कर सकती हूँ। मैंने अपनी आंखों में आ जाने वाले आंसू छुपाने के लिए दूसरी तरफ करवट ले ली। काशिफ ने मुझे जो गाली दी थी उसे खामोशी से पी जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं बहुत देर तक रोती रही और सोचती रही कि शायद सारी जिंदगी मुझे अपने इस गुनाह की सजा भुगतना पड़ेगी। दूसरे दिन बबलू दुबई चला गया। उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए काशिफ मुझे भी अपने साथ लेकर गया था। साजिद के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल में काशिफ के लिए जितनी जगह बनाई थी, उस दिन के बाद उसमें कुछ कमी आ गई। उसके अलावा मुझे ये भी समझ आ गया कि काशिफ बहुत ही शक्की था। खुद उसने ही एतराफ कर लिया था कि उसने अपने मामूजाद भाई को अपने साथ क्यों नहीं रखा था और बबलू को क्यों नहीं रखना चाहता था। उसके अलावा ये भी शायद उसकी मोहब्बत नहीं थी कि वो हर वक्त मुझे अपने साथ रखने की कोशिश करता था। साजिद को छोड़ते वक्त तो मुझे दुख हुआ ही था, लेकिन अब मैं ज्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन अब इसके सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि बाकी जिंदगी जिस तरह भी गुजरे गुजारना ही पड़ेगी। अब मेरी रूह किसी और गुनाह का बोझ नहीं सहार पाती। कुछ दिन बाद काशिफ ने मुझे बताया कि उसने अपने माँ बाप को बुलाया है, क्योंकि अपनी छोटी बहनों के लिए उसने यहाँ अच्छे रिश्ते तलाश कर लिए हैं। मैंने पूछा, क्या वह यही रहेंगे। काशिफ ने जवाब दिया, मेरे होते हुए और कहाँ रहेंगे। मैंने पूछा, आपका कोई छोटा भाई नहीं है। उसने जवाब दिया, नहीं है। और फिर चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो। मैंने सादगी से कहा, ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन हकीकत में मैंने ऐसे ही नहीं पूछा था, बस अचानक ही जी चाहता था कि काशिफ को भी एक कचौका लगा दूं। मुझे साफ लग गया था कि काशिफ को मेरा उसके भाई के बारे में पूछना बहुत बुरा लगा था। अगले हफ्ते उसके माँ बाप आ गए। वो कुल 4 लोग थे। काशिफ की एक बहन 16 साल की और दूसरी 18 साल की थी। अपार्टमेंट इतना बड़ा था कि उन लोगों को 3 कमरे दे दिए गए। पहले ही दिन मुझे महसूस हो गया कि उसके घरवालों ने मुझे जबरन कबूल कर लिया था। मेरी सास और मेरी छोटी नंदे मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी और ससुर को तो मेरे सलाम का जवाब तक देना गवारा नहीं होता था। मुझे देखते ही मुंह फुला लेते थे। उस पर मजीद सितम ये हुआ कि काशिफ ने सुबह से शाम तक घर से गायब रहना शुरू कर दिया। कभी कभी तो रात बहुत देर से घर आता। इस तरह घर में मेरा कोई पुरसानहाल नहीं रहा था। सास ने मुझ पर ये पाबंदी भी लगा दी थी कि बालकनी में जाकर खड़ ही ना हुआ करूं, और मेरी दोनों नंदे जब चाहती थी जाकर बालकनी में खिलखिलाती रहती थी। उनकी शिक्षा का सिलसिला खत्म करवाया जा चुका था। बड़ी तो बीए कर चुकी थी, लेकिन छोटी ने मैट्रिक करके ही छोड़ दिया था। 1 महीने तक तो मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर मुझसे रहा ना गया। और एक रात मैंने बिस्तर पर लेटने के बाद काशिफ से कहा, आपका दिल तो मुझसे अब भर ही गया है, लेकिन आपके घरवाले भी नहीं चाहते कि मैं सुकून से रहूं। काशिफ की पेशानी पर बल पड़ गए और उसने पूछा, क्या मतलब। मैंने उसकी माँ और बहनों के रवैये की शिकायत की तो उसने कहा, ज्यादा परपुर्जे निकालना तुम्हें तो बिल्कुल जेब नहीं देता।
ये इतना नुकीला जवाब था जिसकी चुभन मेरे दिल दिमाग ने बड़ी शिद्दत से महसूस की। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ बोलना चाहा लेकिन आवाज मेरे गले में अटक गई। काशिफ ने कहा, ये समझ लो कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ तो एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। वो सारी रात मुझे रोते और ये सोचते हुए गुजर गई कि गुनाह की जिंदगी तो अब इसी तरह जीना पड़ेगी सितारा बेगम। लेकिन वो जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया। ऐसा मालूम होता था जैसे मेरी सास चाहती ही ये हो कि घर के माहौल में ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ पैदा हो। अक्सर मुझसे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह जाती कि मैं तिलमिलाकर मुतोड़ जवाब दे बैठती, और फिर घर में इतना शोर शराबा होता कि आसपास रहने वाले भी इससे बेखबर नहीं रह सकते थे। जिस अपार्टमेंट का दरवाजा हमारे अपार्टमेंट के सामने था, इन लोगों ने तो मेरे इन झगड़ालू ससुरालियों से सलाम दुआ तक बंद कर दी। हालांकि मुझसे उन लोगों के बहुत अच्छे संबंध थे। उस अपार्टमेंट में कुल 5 लोग रहते थे, 3 लड़कियां और उनके बूढ़े नाना नानी। लड़कियों की मां का देहांत हो गया था। वालिद अमेरिका में कोई बिजनेस करते थे, साल में 1 महीने के लिए आ जाते थे। लड़कियां पढ़ रही थी। उनके घर में कोई जवान लड़का नहीं था और शायद इसीलिए उन लोगों से मेरे संबंध पर काशिफ ने कभी कोई एतराज नहीं किया था, क्योंकि मुझे उन लोगों के सिवा पूरी इमारत में किसी से ताल्लुकात रखने की इजाजत नहीं दी गई थी। काशिफ की बेरुखी का सही सबब तो मुझे एक रोज उस वक्त मालूम हो गया जब एक रात वो घर आया तो मैंने उसकी कमीज पर लिपस्टिक का हल्का सा दाग देखा और मुझे यकीन हो गया कि अब उसका दिल मुझसे भर चुका था और अब उसने किसी नई लड़की से संबंध बना लिए थे। मुमकिन है वो मुझे तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करता, लेकिन मैंने यही फैसला किया कि मुझे अब काशिफ से अलग हो जाना चाहिए। मैंने ये फैसला इसलिए किया कि अगर मैं ऐसा ना करती तो भी होना यही था। काशिफ की माँ और बहनें चाहती ही यही थी, और क्योंकि वो चाहती थी इसलिए ऐसा होकर ही रहता। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि काशिफ से मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई और उसने हुक्म दिया कि मैं इसी वक्त घर से निकल जाऊं। मेरी सास और नंदे तो ये चाहते थे कि मेरा सामान भी मुझे ना दिया जाए, लेकिन काशिफ ने मेहरबानी की कि अपने घर वालों को खामोश करके मुझे सामान ले जाने की इजाजत दे दी। वो शाम का वक्त था जब मैं उस अपार्टमेंट से निकली। काशिफ ने मेरा दोनों सूटकेस बाहर रख दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे और मुझे वो मंजर याद आ रहा था जब यही दोनों सूटकेस देने के लिए साजिद यहाँ आए थे, और वापसी पर जीना उतरते हुए उनकी हालत ऐसी थी जैसे अपने वजूद को जबरदस्ती घसीट रहे हों। मेरे पास महर की वो रकम भी थी जो साजिद ने मुझे दी थी। अगर काशिफ के घरवालों को इस बात का पता होता तो वो रुपए भी मुझसे छीन लिए जाते और ये इल्जाम भी लगाया जाता कि मैं घर से वो रकम चोरी करके ले जाना चाहती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में कोई मंजिल नहीं थी जहां मैं जा सकती, ले देकर सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल का ख्याल आ रहा था। मैं कुछ दिन वहां गुजारने के बाद साजिद के घर जाना चाहती थी। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि जब मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगी और उन्हें अपने साथ होने वाली ज्यादती का माजरा सुनाऊंगी तो वो मुझे जरूर दोबारा कबूल कर लेंगे। लेकिन फौरी तौर पर 2 भारी सूटकेस ले जाना मेरे लिए एक मसला था, इसलिए मैंने सामने वाले अपार्टमेंट की कॉलबेल बजाई। मैं उन बूढ़ी औरत जिनको मैं खाला कहती थी ये दरख्वास्त करती कि वो 1-2 दिन के लिए वो सूटकेस अपने पास रख लें। खाला ने खुद दरवाजा खोला। मेरे साथ 2 सूटकेस और मेरी आंखों में आंसू देखकर वो सारा मामला समझ गई। मैंने उन्हें सलाम किया और सूटकेस के सिलसिले में दरखास्त की। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले लिया और फिर अपनी नवासियों को आवाज दी और कहा कि वो मेरे सूटकेस बाहर से उठाकर अंदर ले आए। मुझे सोफे पर बिठाकर उन्होंने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है? मैंने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में कहा, जी नहीं, किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। मुझे बिठाकर वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहा, मैंने तुम्हारे खालू को सारी बात बता दी है। बस अब तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं डर रही थी। मैंने खाला से कहा, मेरी ससुराल वाले मेरी वजह से आप लोगों से झगड़ा करेंगे। खाला ने कहा, नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, मजाल उनकी जो झगड़ा करे। अब तक तो हमने शराफत बरती है और उन लोगों से सिर्फ बातचीत बंद की है। अब अगर उन्होंने तुम्हारे मामले में कोई गड़बड़ की तो किसी बड़े पुलिस अफसर को बुलाकर उनका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। तुम जानती नहीं, तुम्हारे खालू किसी जमाने में पुलिस ही में एक बड़े ओहदे पर थे। आज भी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसरान उनकी इज्जत करते हैं।
मुझे चुप हो जाना पड़ा और फिर मैं वहीं पर रह गई। लेकिन फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। मेरी सास ने खाला को ललकारना शुरू किया कि उन्होंने अपने घर में एक बदचलन लड़की को पनाह दी है। और फिर ये शोर शराबा उस वक्त खत्म हुआ जब खालू के फोन करने से सुबह शाम पुलिस के बड़े बड़े अफसर मिलने के लिए आने लगे। खालू ने उनसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उन अफसरों को देखकर ही काशिफ के घरवालों ने दम साध लेना मुनासिब समझा। 1 महीने बाद ही लड़कियों के अब्बा अमेरिका से आ गए। वो भी एक अच्छे इंसान थे। मेरी कहानी जानने के बाद उन्हें भी मेरे रहने पर कोई एतराज नहीं हुआ। इस मर्तबा उन्होंने वापस जाने से पहले एक बंगला खरीद कर सब लोगों को वहां शिफ्ट कर दिया। खाला वहां भी मुझे अपने साथ ले गई और काशिफ के घरवालों से दूर होने के बाद मेरे जहन से एक बोझ उतर गया। कुछ महीनों बाद मैंने साजिद के घर जाने का सोचा। खाला से इजाजत लेकर मैं टैक्सी में उस बिल्डिंग की तरफ रवाना हुई जिसमें साजिद का फ्लैट था। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन बहुत बड़ी हुई थी और गर्मी न होने के बावजूद पसीना आ रहा था। मैं ये दुआ भी मांग रही थी कि इस अरसे में साजिद ने अपना घर ना बदला हो। जब मैं फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची और कॉल बेल का बटन दबाया ही था कि करीब के फ्लैट से बाहर आने वाली एक औरत मुझे देखकर चौंकी। उनसे हासिल होने वाली मालूमात की वजह से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल को दोनों हाथों से पकड़कर मसल डाला हो। साजिद के दिमाग में गांठ हो गई थी। बहुत दिन इलाज के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो साजिद ऑपरेशन करने के लिए 2 महीना पहले अमेरिका चला गया था। वहां से उसकी वापसी अब तक नहीं हुई थी। किसी को ये भी नहीं मालूम था कि उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था या नहीं। मैं खाला के घर वापस लौटी और अपनी बदकिस्मती पर रोती रही। वो इतने शरीफ और अच्छे लोग थे कि उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मैं किससे मिलने गई थी। लेकिन मेरे रोने से इतना उन्होंने समझ लिया कि मुझे जिस सहारे की उम्मीद थी वो भी मुझे हासिल नहीं हो सका। खाला ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं सारी जिंदगी उनके साथ गुजार सकती हूँ। मैंने 2-3 बार कहा कि मैं गर्ल्स हॉस्टल या यतीम खाना चली जाऊं, मगर खाला नहीं मानी। मैं हर हफ्ते साजिद के फ्लैट पर जाती रही और मायूस लौटती रही। इस तरह 3 महीना गुजर गया। 3 महीना क्या, फिर तो 4 साल गुजर गए, लेकिन साजिद अमेरिका से नहीं आया। मेरा चचाजाद भाई बबलू दुबई से वापस आ गया था। वो किसी न किसी तरह तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंच गया। 1 साल पहले वो मुंबई वापस आ गया था और उसने यहाँ बहुत अच्छी मुलाजमत कर ली थी और एक छोटा सा घर खरीदकर शादी भी कर ली थी। वो मुझे अपने साथ ले गया और आज भी मैं उसी के साथ रहती हूँ। आज भी मेरी ये दुआ है कि साजिद का ऑपरेशन कामयाब हो गया हो और उन्होंने मुंबई से नाउम्मीद होकर अमेरिका ही में रहना शुरू कर दिया हो। मैं ये कल्पना भी नहीं करना चाहती थी कि साजिद का ऑपरेशन नाकाम हो गया हो और कहीं वो मर ना गया हो। मुझे अपनी बेवफाई की सजा सारी जिंदगी भुगतना है और वो मैं भुगत रही हूँ। बबलू अब भी मुझे पहले की तरह मोहब्बत करता है और उसकी बीवी भी मेरा हर तरह से ख्याल रखती है, लेकिन जो अजाब और जो अजियत मेरे वजूद में बसेरा कर चुकी है उससे निजात हासिल करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है।